समाज के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, हर एक को अलग अलग दिशा में ले जाएंगे, हर एक को एक दूसरे से भिड़ा देंगे और अपना चुनाव का खेल खेल लेंगे। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि यूपी के लोग एकजुट होकर अपने विकास के लिए, यूपी और देश के विकास के लिए आज एनडीए के समर्थन में वोट कर रहे हैं। भाइयों बहनों, आज दुनिया में जो हालात बने हैं वो आप देख रहे हैं। ये भारत का बढ़ता सामर्थ्य ही है कि हम यूक्रेन में फंसे हमारे देश के नागरिकों को वहां से सुरक्षित निकालने के लिए इतना बड़ा अभियान चला रहे हैं। ऑपरेशन गंगा के तहत कई हजार नागरिकों को वहां से देश वापस लाया जा चुका है। इस मिशन को गति देने के लिए भारत ने अपने 4 मंत्रियों को भी वहां पर भेज दिया है। संकट में फंसे भारतीयों को ज्यादा तेजी से निकालने के लिए हमारी सेना, वायु सेना को भी लगा दिया गया है। मैं आज देश के लोगों को भी ये विश्वास दिलाता हूं कि भारत सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। बदलते हुए समय में भारत को और ज्यादा ताकतवर बनना ही होगा। भारत तभी ताकतवर बनेगा जब दूसरे देशों पर भारत की निर्भरता कम से कम होगी। जो लोग आत्मनिर्भर भारत अभियान का मजाक उड़ाते हो, जो भारत की सेनाओं का अपमान करते हो, जो भारत के उद्यमियों की मेहनत से चल रहे मेक इन इंडिया अभियान का मखौल उड़ाते हो, वो गौर परिवारवादी लोग भारत को कभी ताकतवर नहीं बना सकते। ये वो लोग हैं जो भारत के अपने टीके के विरुद्ध अफवाह फैलाते हैं। भाइयों बहनों, आपको टीका लगा कि नहीं लगा? सबके सब लोग जिनका टीका लगा हो जरा हाथ ऊपर करके बताइए, आपको टीका लगा कि नहीं लगा? हर एक को लगा कि नहीं लगा? आपको कोई खर्चा करना पड़ा क्या? आपको जेब में से 1 रुपया निकालना पड़ा क्या? भाइयों बहनों, ये लोग ऐसे हैं जिनको टीका हम लगवाने के लिए लोगों के साथ जुड़ते थे, उसमें भी मुसीबत होती थी। ये वो लोग हैं जो हमारी सेनाओं के पराक्रम पर सवाल उठाते हैं। इन लोगों को क्या उत्तर प्रदेश के लोग वोट दे सकते हैं? क्या ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों को वोट दे सकते हैं?
साथियों, भारत का सबसे तेज टीकाकरण अभियान या 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को मुफ्त राशन की व्यवस्था, दुनिया ये जब सुनती है ना कि 80 करोड़ लोगों को करीब करीब 2 साल से मुफ्त राशन पहुंचाया जा रहा है, ये आंकड़ा सुनकर के ही दुनिया के लोग चौंक जाते हैं। उनके देशों की संख्या से भी अनेक गुना ये लोग हैं जिनको आज भारत उनका घर का चूल्हा जलता रहे, मेरी गरीब मां के बच्चे भूखे न रहे, इसके लिए दिन रात काम कर रहा है भाई। लेकिन इन गौर परिवारवादियों ने कदम कदम पर भारत का अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। ये अपमान यूपी के लोगों का अपमान है। भाइयों बहनों, मैं आज सोनभद्र आकर के, आपके जिले में आकर के मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, आपको इस परिस्थिति में जीने के लिए जिन्होंने मजबूर किया है, आजादी के बाद इन लोगों को जब जब सरकार बनाने का मौका मिला, आपको पीछे रखने का काम किया। ऐसे लोगों को कभी माफ मत करना भाइयों, कभी माफ मत करना। ये लोग ना देश का भला कर सकते हैं और न ही आप जैसे मेरे प्यारे भाइयों बहनों का भला कर सकते हैं। सोनभद्र जैसे देश के अनेक जिले हैं जिनको प्रकृति ने अपने खजाने से समृद्ध किया है, लेकिन अनेक वर्षों तक जो सरकार में रहे उन्होंने यहां की खनिज संपदा को मर्जी पड़े उतना लूटा और इन क्षेत्रों के लोगों को अपने हाल पर छोड़ दिया। लेकिन भाजपा की एनडीए की सरकार सोनभद्र जिले, ऐसे जिलों को, जनजातीय समाज को किसी से पीछे नहीं रहने देगी। हमारी सरकार ने सोनभद्र को आकांक्षी जिला अभियान में शामिल किया है। बिजली कनेक्शन हो, शौचालय हो, गैस कनेक्शन हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, ऐसी हर सुविधा के लिए सोनभद्र और आसपास के क्षेत्र को प्राथमिकता दी जा रही है। 5 लाख रुपए मुफ्त इलाज देने वाला आयुष्मान कार्ड भी हमारी सरकार तेजी से बनवा रही है। मैं सोनभद्र की गरीब जनजातीय समाज की बहनों से एक और बात कहूंगा, आपको पक्का घर देने का मोदी का इरादा भी पक्का है। हमने हजारों घर सोनभद्र में बनाए हैं। जो लोग बाकी बचे हैं उनको भी 10 मार्च के बाद, फिर से योगी जी की सरकार बनने के बाद तेजी से पक्के घर बनाने का काम आगे बढ़ा करके
एक एक गरीब परिवार को पक्का घर मिलेगा। और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये पक्का घर यानी सिर्फ 4 दीवारें नहीं है। जब हम पक्का घर की बात करते हैं तो हमारी कल्पना साफ है। घर वो जिसमें नल से जल पहुंचे। नल से जल का अभियान भी हम तेज गति से चला रहे हैं। सिर्फ इन दोनों योजनाओं के लिए इस वर्ष मोदी ने बजट में 1 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। 1 लाख करोड़ रुपए मेरे गरीबों के घर में उनका पक्का घर बने और उनके घर में नल से जल पहुंचे, ये काम मैंने करना तय किया है। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये ध्यान रखिएगा, अगर ये गौर परिवारवादियों का इतिहास आप जानते हैं, चुनाव में वो यही खोजते रहते हैं कि अगर सरकार में जाने का मौका मिले तो कहां कहां खजाना है उसी पर उनके डोरे रहते हैं, उसी पर उनकी नजर रहती है। ये भ्रष्टाचारी अगर मजबूत हुए तो आपके लिए भेजा गया सारा पैसा पहले की तरह ही खा जाएंगे। खाने देंगे क्या? लूटने देंगे क्या? ये आपके पैसे हैं, आपके हक के पैसे हैं, आपकी मालिकी के पैसे हैं, जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। हमने ऐसी नीति बनाई है कि सोनभद्र जिले से जो भी संपदा राष्ट्र के विकास के लिए निकलती है, उसका एक हिस्सा यहां के लोगों के विकास में लगाना हमने कंपलसरी कर दिया है। इसके लिए हमने डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड बनाया है। इस फंड के तहत राज्यों को करीब करीब 50,000 करोड़ रुपए मिलना सुनिश्चित हुआ है। एक बड़ी राशि सोनभद्र जिले को भी मिली है। पहली बार घरों, सड़कों, खेतों और खदानों में काम करने वाले देश के श्रमिकों को श्रम कार्ड से भी जोड़ा जा रहा है। इससे हमारे श्रमिक भाई बहनों तक अनेक सुविधाएं पहुंचाना अब और आसान हो जाएगा। जो माफिया हित के लिए अवैध खनन, अवैध कब्जों के लिए बदनाम हो, वो ऐसे कदम कभी नहीं उठा सकते। साथियों, हमारी सरकार अवैध कब्जा माफिया का दाना पानी हमेशा के लिए बंद करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। और इसलिए गांव के घर और गांव की जमीन के कानूनी दस्तावेज घरौनी आपको सौंपी जा रही है, ताकि कोई माफिया आपके घर पर कब्जा न करे, आपकी जमीन पे कब्जा न करे। स्वामित्व योजना के तहत आपको एक बार घरौनी मिल गई तो कोई आपके घर पर अवैध कब्जा नहीं कर पाएगा। 10 मार्च के बाद यूपी में स्वामित्व योजना का और विस्तार किया जाएगा। भाइयों और बहनों, देश की आजादी और देश के विकास में हर योगदान को आज सम्मान दिया जा रहा है। दशकों बाद
धरती आबा बिरसा मुंडा सहित अनेक जनजातीय सेनानियों, क्रांतिवीरों के योगदान को हमारी सरकार ने राष्ट्रीय पहचान दी है। भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को सरकार ने जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया है। देश भर में 10 जनजातीय संग्रहालय भी बनाए जा रहे हैं। साथियों, वन क्षेत्रों में रहने वाले हमारे भाई बहनों की हर जरूरत का ध्यान हमारी सरकार रख रही है। पहले की सरकारें सिर्फ 8 या 10 वन उपजों पर एमएसपी दिया करती थी। आज हमारी सरकार करीब करीब 90 वन उपजों पर एमएसपी दे रही है। लगभग 20 लाख जमीन के पट्टे देकर हमने देश के लाखों जनजातीय परिवारों की बहुत बड़ी चिंता दूर की है। पीएम किसान सम्मान निधि का बड़ा लाभ भी इन क्षेत्रों के किसानों को मिला है। सिर्फ सोनभद्र के, आपको ये सुनकर के आनंद होगा, छोटे किसानों के लिए हमारी सरकार कितना काम करती है। मैं आपको एक छोटा उदाहरण बताता हूं। अकेले सोनभद्र जिले में 2 लाख किसानों से 2 लाख से भी अधिक 2 लाख से अधिक किसानों को उनके परिवार के खाते में अभी तक 350 करोड़ रुपए 350 करोड़ रुपए, उससे भी ज्यादा रकम यहां के 2 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में जमा हो चुकी है। कोई कटकी नहीं, कोई करप्शन नहीं, सीधा दिल्ली से भेजता हूं, सारे के सारे पैसे आपके खाते में जमा हो जाते हैं। ऐसी योजना है, यूं ही निर्बाध चलती रहे। इसके लिए इन खनन माफियाओं को, इन गौर परिवारवादियों को पूरी ताकत से रोकना बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको भाजपा और उसके सहयोगों को मजबूत करना है। कमल के फूल, कप प्लेट और भोजन भरी थाली पर आपका एक एक वोट यूपी और देश के विकास को गति देगा। याद रखिएगा भाइयों बहनों, इतनी बड़ी तादाद में आप आशीर्वाद देने आए, हम सबको आशीर्वाद देने आए। जहां जहां मेरी नजर पहुंच रही है, मैं देख रहा हूं लोग ही लोग हैं। भाइयों बहनों, ऐसा तो नहीं होगा ना कि इतनी बढ़िया रैली हो गई, सोनभद्र ने दम दिखा दिया, अब जाकर के सो जाएंगे। ऐसा तो नहीं होगा ना, ऐसा नहीं होगा ना। जब तक मतदान पूरा नहीं होता है, हमें घर घर जाना है। जाओगे? घर घर जाओगे? अच्छा, मेरा एक काम करोगे? हाथ ऊपर करके बताइए, करोगे? सच्चे दिल से करोगे? पक्का करोगे? जरूर मेरी एक इच्छा है, अगर आप मेरे सब साथी ये मेरा काम करोगे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। करोगे? पक्का करोगे? देखिए, घर घर जाइए, सभी मतदाताओं को मिलिए और उनको कहिए मोदी जी सोनभद्र जिले में आए थे और आपको उन्होंने प्रणाम भेजा है।
मेरा प्रणाम पहुंचाओगे, मेरे लिए उनका आशीर्वाद ले लोगे। देखिए, इन सब के आशीर्वाद वही मेरी ऊर्जा है, वही मेरी ताकत है। तो इतना काम करोगे ना भाइयों बहनों, आपके उमंग उत्साह के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। धन्यवाद। भारत माता की। जिला सोनभद्र जनपद के सम्मानित जिला अध्यक्ष अजीत चौबे जी से आग्रह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को अंगवस्त्र भेंट करके उनका एक बार सम्मान करेंगे। स्वागत है, स्वागत है भाई, 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 स्वागत है। भारत माता की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। अनिल भैया, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। अब मैं थोड़ा एक बार जोरदार सब लोग खड़े होकर के माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करिए, अभिनंदन करिए। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। अब आप लोग बैठ जाइए। अभी आप सबने हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव मौर्य जी के विचारों को सुना है। अब मैं अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय राज्य मंत्री बहन अनुप्रिया पटेल जी से निवेदन करूंगा कि संक्षिप्त में माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें और अपनी बात रखें। सम्मानित साथियों, मैं चंद पंक्तियों के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का आज इस मंच पर स्वागत करना चाहती हूं। राष्ट्र निर्माण के जिसने सजाए सभी रंग, देशभक्ति में जो हुए कभी विनम्र कभी दबंग, दास्तान है ये ऐतिहासिक नजीर की, भारत के एक दृढ़ निश्चयी वजीर की। गरीब कल्याण होगा इतिहास में जिसकी निशानी, सुनाया जिसने आत्मनिर्भर भारत बच्चे बच्चे की जुबानी। करोड़ों करोड़ के टीकाकरण की वो कहानी, सुना है हो गई दुनिया जिसकी दीवानी। मां भारती के उस लाल का हुआ है आगमन और कहता है रोम रोम सुस्वागतम शुभागमन। विराट एवं करिश्माई व्यक्तित्व के धनी, जिनकी असीम ऊर्जा एवं अथक परिश्रम की क्षमता हम जैसे नौजवानों को भी चकित कर देती है, शर्मिंदा कर देती है, और जिनका इनोवेशन और क्रिएटिविटी के प्रति लगाव आज देश के विकास को एक नई दिशा देने का काम कर रहा है।
ऐसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं आज बस्ती की धरती पर बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत, वंदन करती हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए आज ये इतना बड़ा जनसमूह अपने पलक पावड़े बिछाकर उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। मंच पर उपस्थित हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री दिनेश शर्मा जी, हमारे माननीय सांसदगण भाई हरीश द्विवेदी जी, श्री प्रवीण निषाद जी और मंच पर उपस्थित हमारे सभी माननीय विधायकगण, जिला पंचायत अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी अपना दल के सभी सम्माननीय कार्यकर्ता और पदाधिकारी साथियों, मैं आपसे बहुत ही विनम्रता से इस पूरे जनसमूह को प्रणाम करते हुए इतना ही कहना चाहती हूं कि उत्तर प्रदेश में आज 5वें चरण का चुनाव संपन्न होने जा रहा है और साथियों, इन 5 चरणों के चुनाव में उत्तर प्रदेश के मतदाताओं ने एनडीए गठबंधन के पक्ष में इतना बटन दबाया है कि 10 मार्च को जब नतीजे आएंगे तो एनडीए गठबंधन हीरो बनकर निकलेगा और समाजवादी पार्टी का गठबंधन बड़ा वाला जीरो बनकर हमारे सामने आएगा। उत्तर प्रदेश के करोड़ों करोड़ मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी, अपना दल और निषाद पार्टी के विकास, सामाजिक न्याय, सुशासन के प्रति समर्पित गठजोड़ को अपने मन में बसा लिया है। पिछले 3 चुनाव से हमारे इस एनडीए गठबंधन के पक्ष में उत्तर प्रदेश के करोड़ों करोड़ मतदाता अपने भरोसे का, विश्वास का बटन दबाने का काम कर रहे हैं और इस बार भी मतदाताओं का मूड भयंकर है और साइकिल का टायर पंक्चर है। मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे बीच में आ चुके हैं, इसलिए सभी एनडीए गठबंधन के प्रत्याशियों के पक्ष में आप सभी से निवेदन करते हुए कि आप सब इनके पक्ष में इनके चुनाव निशान कमल के फूल के सामने का बटन दबाकर इनको भारी अंतर से विजयी बनाएं। और अपना दल वालों से मैं खास तौर से कहना चाहती हूं कि अगर हमारे भाजपा वाले और निषाद वाले बोरा भर भर कर वोट दे रहे हैं तो अपना दल वालों की यह जिम्मेदारी है कि आप छप्पर फाड़ कर वोट देने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हमारे लिए हमारे प्रेरणादायी व्यक्तित्व माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं आमंत्रित करती हूं कि आप आए और हम शब्दों को, अपने विचारों की वर्षा से सराबोर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम, गरीबों, किसानों, पिछड़ों के नेता, हम सब के नेता आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी से निवेदन करूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें और माननीय प्रधानमंत्री जी को अपने उद्बोधन के लिए आमंत्रित करें। मैं अपनी ओर से, आप सब बस्ती वासियों की ओर से, संपूर्ण उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से, यद्यपि माननीय प्रधानमंत्री जी भी हमारे उत्तर प्रदेश के ही हैं, सांसद हैं काशी के, लेकिन सबकी ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आप सब स्वागत करेंगे। मैं यह भी जानता हूं जब माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हो जाए तो मैं भी और आप भी सब लोग उनको सुनना चाहते हैं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने ही आज्ञा, अनुमति दी है कि नहीं केशव जाके तुम भी बोलो। तो मैं आप सबके बीच में कुछ कहने के लिए आया हूं। मंच पर हमारे बड़े भाई आदरणीय दिनेश शर्मा जी, बहन अनुप्रिया पटेल जी, हमारे निषाद पार्टी के नहीं, हमारे यहाँ संत कबीर नगर के सांसद श्री प्रवीण निषाद जी, हरीश जी जो संचालन कर रहे हैं, हमारे सभी माननीय प्रत्याशीगण और सभी मंचस्थ नेतागण, मैं इतना ही आप सब लोगों के सामने कहने के लिए आया हूं। श्री अखिलेश यादव जी बहुत बड़ी बड़ी हाका करते, गांव की भाषा हम जानते ना, हाकना, मतलब जो कभी कर नहीं पाए वह बताने की कोशिश करते हैं। आपको केवल याद दिला रहा हूं, 2014 में मुख्यमंत्री कौन था, याद है कि नहीं याद है? कौन था?
जोर से बताइए कौन था? श्री अखिलेश यादव जी के मुख्यमंत्री रहते हुए लोकसभा का उत्तर प्रदेश के अंदर जो चुनाव का परिणाम था, उसमें भाजपा और अपना दल गठबंधन को 73 सांसद जिता करके आप सब ने अपना आशीर्वाद देकर के भेजने का काम किया था। कितना? 73, 80 में से 73, 2 कांग्रेस वाले, 5 उनके परिवार वाले। अब उसके बाद 2017 का विधानसभा चुनाव हुआ। उस समय मुख्यमंत्री कौन था? श्री अखिलेश यादव जी थे। कह रहे थे हम 300 से ज्यादा सीटें जीत रहे हैं, लेकिन आपने उनके मुख्यमंत्री रहते हुए जो चुनाव हुआ था, उनको 47 नंबर पे समेट देने का काम किया था कि नहीं किया था? बताइए। अब 2019 में वह तो सपना देखने लगे देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो गरीबों के मसीहा हैं, किसानों के मसीहा हैं, नौजवानों के उज्जवल भविष्य हैं और माताओं बहनों के जीवन का हर दुख अपना करके उनके जीवन में सुख उड़ेलने का काम करने वाले हैं, उन्हें प्रधानमंत्री पद से हटाने के लिए बुआ से समझौता कर लिया। सपा बसपा का समझौता याद है कि नहीं याद है? समझौता कर लिया और उन्होंने सोचा कि माननीय प्रधानमंत्री जी को दिल्ली से माननीय मोदी जी को हटा करके स्वयं सोचे कुर्सी में बैठ जाएंगे। लेकिन उनको कितनी सीटें मिली? फिर वह परिवार में सिमट करके रह गए। समाजवादी पार्टी के दावे में कोई दम नहीं है। मेरे पत्रकार मित्र हरदम सवाल करते, इसलिए मैंने इसका जवाब दिया। मैं आप सबको बताना चाहता हूं, अखिलेश यादव जी, आपकी विदाई की बेला है। 10 मार्च को समाजवादी पार्टी का नाम या उत्तर प्रदेश की जनता बदल करके समाप्तवादी पार्टी करने वाली है। श्री अखिलेश जी लंबी लंबी बातें करते, बड़ी बड़ी बातें करते। आप बताइए यहां पर बैठे हुए मेरे सभी नौजवानों, जब समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी थे, जितनी भर्तियां होती थी, कोई भी नौकरी किसी प्रतिभाशाली बच्चे को बिना रिश्वत दिए मिलती थी क्या? बताइए, जोर से बताइए, मिलती थी क्या? और भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो हमारी सरकार है, इसमें किसी को बिना 1 रुपया भी कहीं रिश्वत देनी पड़ी है क्या नौकरी के लिए? जोर से बताइए, देनी पड़ी है क्या? ये कहते हैं रोजगार देंगे। रोजगार नहीं, लोगों को हाथ में गुंडागर्दी करने का लाइसेंस देंगे। कोई दंगा करेगा, कोई जमीनों पर कब्जा करेगा, और जब सपा की सरकार होती है तो सपाइयों का नारा खाली प्लाट हमारा रहता था कि नहीं रहता था? जिस गाड़ी में सपा का झंडा, उस गाड़ी में बैठा गुंडा। या क्या 2012 से 2017 का इतिहास आप भूल गए हैं क्या? मेरी माताएं बहनें आप सब बैठी हैं, जो व्यक्ति अगर झोपड़ी में नहीं रहेगा, कच्चे मकान में नहीं रहेगा, उसको कभी गरीब के दर्द का एहसास होगा क्या? होगा क्या मेरी माताओं बहनों? माननीय प्रधानमंत्री जी ने गरीबी में जीवन जिया। जब देश के प्रधानमंत्री बने, आप में से अनेक गरीब परिवार के लोग होंगे, कभी किसी ने सोचा था कि गरीब के घर के सामने भी शौचालय बन सकता है? सोचा था क्या मेरी माताओं बहनों? लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले प्रधानमंत्री बनने के बाद लाल किले से जब संबोधित करते हैं, वहां उन्होंने कहा था कि मैं महिलाओं के सामने जो समस्या है, उस समस्या का समाधान करके घर घर शौचालय बनवाने का काम करूंगा। उन शौचालयों के कारण से आप बताइए, आप सबका मान सम्मान, मैं भी उस गरीब परिवार से, माननीय प्रधानमंत्री जी भी उस गरीब परिवार से, सब लोग आते हैं। खेतों में जाना, मेड़ों में जाना, बरसात हो जाए तो किस प्रकार की कठिनाइयां माताओं बहनों को होती थी, शायद मैं उसको बताऊंगा, समय लगेगा। बरसात का महीना, कच्चा मकान, और कच्चे मकान में रात में अगर मकान चूने लगे, पानी छत से चूने लगे, बहुत सारे ऐसे परिवार हैं, मेरी अनेक माताएं बहनें होंगी, कच्चा मकान और छाता भी नहीं घर में होता था। बताइए, होता था पहले? जोर से बताइए माननीय प्रधानमंत्री, छाता भी नहीं होता था। कोई खाद आदि की बोरी सर पे डाल करके मेरी माताजी तो सर छत पे जाती थी, रात में भी खाद की बोरी को अपने सर पे डाल करके। और मैं जिस प्रकार से जानता हूं, गरीबी के कारण हमने भी जिया है, इसलिए से तमाम लोग जो गरीबी में जीवन जिए हैं, उनको मालूम होगा कि जब पानी टपकने लगता है
तो उसे बंद करने के लिए कैसे रात के समय जाना पड़ता है, फिर दोबारा टपकने लगता है, फिर कैसे जाना पड़ता है। लकड़ी की सीढ़ी, पानी की बरसात, पैर फिसल जाए, हाथ टूटे कि पैर टूटे, कोई गारंटी नहीं रहती। सही बात कह रहा हूं कि नहीं माताओं बहनों? और माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसके बदले एक योजना बनाई, प्रधानमंत्री आवास योजना बनाई है कि नहीं बनाई? जानती है कि नहीं जानती आप लोग? अब बहुत सारे लोगों को पक्का घर मिल रहा है। जब पक्का घर भी कुछ लोग बाकी होंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी ने आपकी बजट में 80 लाख और मकान बनाने का प्रस्ताव दिया है। जिनका नहीं बना उनका भी बनेगा। गरीबों की इतनी चिंता करने वाले देश के प्रधानमंत्री शायद मैं समझता हूं जितना समय गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए सोचते हैं, इतना शायद ही कोई सोचता हो। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने कभी इतना बोलता नहीं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने यह कहना चाहता हूं, यहां अनेक परिवार बैठे हैं, कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे उनके घर में रसोई गैस का सिलेंडर पहुंच सकता है। कभी सोचा था मेरी माताओं बहनों? हाथ उठा के बताइए माननीय प्रधानमंत्री जी, कभी सोचा था गैस का सिलेंडर आपके घर फ्री में पहुंचाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। गांव में पड़ोस में बिजली जलती थी, आप और आपका परिवार और आपका बच्चा अंधेरे में रहता था। कभी सोचा था क्या कि सौभाग्य योजना में बिना पैसा दिए आपके घर में बिजली लग जाएगी? कभी सोचा था क्या आप लोगों ने? लेकिन आज की तिथि में कोई गरीब परिवार ऐसा है क्या जिसके घर में बिजली न पहुंची हो? बताइए हाथ उठा करके, बिजली पहुंच गई कि नहीं पहुंच गई सबके घर में? माननीय प्रधानमंत्री जी ने गरीबों के लिए सोचा, इसलिए बिजली पहुंची। मैं आप सबसे केवल यह कहना चाहता हूं, हमारी डबल इंजन की सरकार, केंद्र में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में गरीबों के लिए समर्पित सरकार है। लेकिन 2017 से 2022 तक की जो हमारी सरकार है, वह सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो अच्छे काम कर पाई, आप तक पहुंचा पाई, वो पहुंचाने का काम किया है। लेकिन 2017 से 2022 तो टेलर था, असली पिक्चर तो 10 मार्च 2022 के बाद 2027 तक आपको देखने को मिलेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो निर्देश है। और एक बात बता दूं, माननीय प्रधानमंत्री जी को चूंकि बोलना में अभी जानते हैं, दूसरी पारी में क्या कहा है माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को, अभी भी उनको गरीबों की चिंता अभी उनके दिमाग से निकली नहीं। उन्होंने कहा 10 मार्च को रिजल्ट आएगा, 18 मार्च को होली है और गैस का सिलेंडर थोड़ा महंगा है, मेरी माताएं बहनें खरीद नहीं सकती हैं। तो उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी 10 मार्च को सरकार बनने के बाद होली से पहले जिन्हें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में गैस का कनेक्शन दिया गया है, सिलेंडर दिया गया है, एक एक सिलेंडर भर करके पहुंचाने का काम करिए। क्यों कहा है? अरे गुजिया बनानी है 10 मार्च के बाद, गुजिया बनानी है कि नहीं बनानी है? अब गुजिया बनाने की चिंता आपको है कि नहीं है? माननीय प्रधानमंत्री जी को आपकी चिंता जरूर है। इतना ध्यान देने वाले, इतना गरीबों का, और सारी बातें में अगर सेवा के दर्शन से, वाक्य वचनन से, वाक्य दर्शन। फागुन के महीने में घर का जब राशन खत्म हो जाता था तो 10 रुपया सैकड़ा का ब्याज लेकर के किसी बड़े आदमी से उधार में राशन खरीद करके गेहूं चावल लाते थे कि नहीं? बताइए, याद है कि भूल गए साहब?
लेकिन 2 साल से फ्री में इतना राशन मिल रहा है कि मेरे गरीब माताओं बहनों के घरों में भी जो बखारी होती है माननीय प्रधानमंत्री जी, वो भर गई है कि नहीं भर गई है? बताइए। दोनों हाथ उठा करके माननीय प्रधानमंत्री जी को केवल माताएं बहन सब लोग बताइए। 15 करोड़ लोगों को फ्री में राशन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से आपको मिल रहा है, और साथ में दाल भी मिल रहा है, तेल भी मिल रहा है, चना भी मिल रहा है, नमक भी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बताइए। यह सब सुविधा अगर आपने कमल का फूल नहीं खिलाया होता, भारतीय जनता पार्टी अपना दल निषाद पार्टी गठबंधन को आपने समर्थन नहीं दिया होता, तो यह जो सुख के दिन दुखी घरों में भी आए हैं, वह किसी भी कीमत पर शायद हमें देखने को नहीं मिलता। जिन्होंने झोपड़ी में जीवन नहीं बिताया है, वह झोपड़ी में रहने वालों का दर्द नहीं समझ सकते। जिन्होंने कच्चे मकान में रहने का कभी समय नहीं देखा है, वह कच्चे मकान में रहने वालों की पीड़ा नहीं समझ सकते। वह हमारा मजाक उड़ा सकते हैं, हमारा आपका अपमान कर सकते हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में ऐसे शब्दों का प्रयोग कर देते हैं कि शायद देश का कोई व्यक्ति समाजवादी पार्टी की अराजकता का जवाब उनकी भाषा में नहीं देना चाहता। लेकिन एक ताकत आपके हाथ में है, वह ताकत है वोट की। आने वाली 3 तारीख को, कौन तारीख को वोट है? 3 को है ना? दोनों हाथ उठा के बताइए, 3 तारीख को है ना? 3 तारीख को मतदान है, और 3 तारीख के लिए मैं बस इतनी ही आप सबसे अपील करता हूं, प्रार्थना करता हूं। आप केवल इस बात के लिए तय कर लीजिए, जो गरीबों के जीवन में संकट बन करके आए थे, उस संकट का अंत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जिन्होंने किसानों का तमाम सारा सुख छीन लिया था, जिन लोगों के कारण मेरे किसान रात रात भर खेत में सिंचाई के लिए, बिजली के लिए बैठे रहते थे कि नहीं, कब बिजली आएगी, हम खेत को सींचेंगे। याद है कि भूल गए? लेकिन रात रात भर आप जागते रहते थे, बिजली नहीं आती थी। लेकिन अब बिजली आती है कि नहीं आती है? किसान को रात भर जागना पड़ता है कि दिन में ही सिंचाई कर लेते हो? बताइए। और माननीय प्रधानमंत्री जी को किसानों की इतनी चिंता है, उन्होंने उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में कहा कि और तो हम आमदनी बढ़ा रहे हैं, जिन किसानों ने नलकूप का कनेक्शन लिया हुआ है, उस कनेक्शन का उनको जितने हार्स पावर की मोटर लगी उसका बिल देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता है? माननीय प्रधानमंत्री जी का आदेश है हम लोगों को, 10 मार्च के बाद सरकार बनते ही किसानों को जो सिंचाई के लिए बिजली का कनेक्शन लिए हैं, वह बिजली का बिल किसानों को नहीं बल्कि सरकार को भरना पड़ेगा। गरीबों की, किसानों की, मजदूरों की, दलितों की, पिछड़ों की, जरूरतमंदों की ऐसी चिंता करने वाले, याद दिला दूं एक बात और याद दिला करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। 2019 में प्रयागराज का कुंभ था, याद है आप लोगों को? दोनों हाथ उठा के बताइए, याद है? देश के किसी माननीय प्रधानमंत्री ने कभी इतिहास में जो सफाई के काम में लगे रहे कर्मचारियों को कुर्सी पर बैठा करके, स्वयं जमीन में बैठ करके उनके चरण धो करके सम्मान देने का काम किया था क्या? लेकिन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उनको भी सम्मान दिया, और जो बाबा विश्वनाथ का धाम बनाए, ऐसे मजदूरों की पूजा करके उनके साथ भोजन करके उनको भी सम्मान दिया। हर गरीब को सम्मान दिया, हर किसान को सम्मान दिया, हर मजदूर को सम्मान दिया, हर नौजवान के उज्जवल भविष्य का एक रोड मैप तैयार कर दिया, पूरी दुनिया में भारत का डंका बजा दिया। हम उत्तर प्रदेश में इतना अच्छा काम इसलिए कर पा रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का निरंतर हम लोगों को मार्गदर्शन मिलता है। मैं आप सब लोगों से ही अपील करूंगा, आने वाली 3 तारीख को जो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी हैं, कमल का फूल, और जो गठबंधन में अपना दल के प्रत्याशी हैं, उनका चुनाव निशान कप प्लेट, जो निषाद पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनका चुनाव निशान भोजन भरी थाली है। अलग अलग स्थानों में प्रत्याशी हैं, सबको अलग अलग तरीके से ईवीएम मशीन की बटन दबा दबा करके सपा, बसपा, कांग्रेस की जमानत जब्त कराने का काम करिए। करोगे?
दोनों हाथ उठा करके ताली बजा करके माननीय प्रधानमंत्री जी को विश्वास दिला दीजिए। मैं पूरा विश्वास रखता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन भारतीय जनता पार्टी की विजय को सुनिश्चित करने वाला है। जो कम मेहनत कर रहे थे, आज से स्वयं प्रत्याशी की तरह लग करके भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के प्रत्याशियों को जिताइए। यही आप सबसे अपील करते हुए, प्रार्थना करते हुए अपनी बाड़ी को दूंगा विराम। दोनों हाथ उठा करके बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम। मैं इसी के साथ हम सब भी सुनना चाहते, मैं भी सुनना चाहता हूं, आप भी सुनना चाहते हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत आग्रहपूर्वक, विनम्रतापूर्वक सादर आमंत्रित करता हूं कि हम सबको अपना उद्बोधन देने की कृपा करें। माननीय प्रधानमंत्री। नमस्कार। बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, अंबेडकर नगर, आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। आज 5वें चरण का मतदान हो रहा है। आज का मतदान यूपी में भाजपा एनडीए की प्रचंड बहुमत वाली सरकार को एक और थप्पा लगाने वाले हैं। भाइयों बहनों, यूपी को दंगा मुक्त बनाए रखने के लिए, यूपी को गुंडा मुक्त बनाए रखने के लिए, यूपी के विकास के लिए लोगों का भरपूर आशीर्वाद हमें मिल रहा है। भाइयों और बहनों, आज चंद्रशेखर आजाद जी के बलिदान दिवस पर देश अपने सपूत को याद कर रहा है। कल बालाकोट एयर स्ट्राइक के 3 साल पूरे होने पर देश ने अपनी वायुसेना के पराक्रम को भी याद किया। हमारे शूरवीरों ने देश को चुनौती देने वालों को उनके घर में ही घुसकर मारा था। याद है ना? याद है ना? ये दिन जब जब आता है, देश का सीना गर्व से और चौड़ा हो जाता है। लेकिन साथियों, भारत का ये पराक्रम दिल्ली और यूपी में बैठे कुछ गौर परिवारवादियों को रत्ती भर भी पसंद नहीं आता। ये लोग आज भी हमारी सेनाओं से सबूत मांगते हैं,
उनके सामर्थ्य पर विश्वास नहीं करते। इसलिए ऐसे लोगों से यूपी की जनता को बहुत सतर्क रहना है। भाई और बहनों, बीते 2 साल से दुनिया में जो स्थिति बनी है उससे आप सभी परिचित हैं। कोरोना की भयंकर महामारी पूरी दुनिया को, पूरी मानव जात को 100 साल में कभी ऐसी महामारी का सामना नहीं करना पड़ा था। दुनिया के बड़े बड़े देशों के सामने संकट खड़ा हो गया। इस समय भी जो वैश्विक हालात है उस पर प्रत्येक भारतीय की नजर है। इस चुनौती भरे कालखंड में के जीवन की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। जहां भी संकट आया, हमने अपने नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। ऑपरेशन गंगा चलाकर हम यूक्रेन से भी हजारों भारतीयों को वापस ला रहे हैं। हमारे जो बेटा बेटी अभी भी वहां हैं, उनको पूरी सुरक्षा के साथ अपने घर पहुंचाने के लिए सरकार दिन रात काम कर रही है। साथियों, आज का ये दौर भारत को, हर भारतवासी को एक बहुत बड़ा संदेश दे रहा है। ये समय भारत को ज्यादा से ज्यादा ताकतवर, भारत को आत्मनिर्भर बनाने का है। ये समय जात पात से ऊपर उठकर, छोटी छोटी बातों से ऊपर उठकर राष्ट्र के साथ खड़े होने का समय है। पत्रकार बंधु, आप हमारी मदद कीजिए भैया। आप आराम से, शाबाश। हाँ, और हाँ, ले लीजिए, ले लीजिए। अरे उनको वीडियो लेनी है, ले लीजिए भैया। शाबाश, वाह। आपका काम हो जाने के बाद अगर मुझे इजाजत देंगे तो मैं अपनी बात शुरू करूंगा। तो आप थोड़ा नीचे उतर जाइए कृपा करके, ताकि पीछे किसी को तकलीफ ना हो। बहुत अच्छे दोस्तों मेरे, थैंक यू भैया, थैंक यू। नहीं, कुछ पत्रकार बहुत अच्छे होते हैं, बहुत मदद करते हैं जी।
साथियों, हमें हर साल लगातार हर हाल में अपनी सेनाओं को आधुनिक बनाते ही रहना होगा। देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए खुद को खपाना होगा और ये काम गैर परिवारवादी, गैर स्वार्थी कभी नहीं कर सकते। जिन लोगों का इतिहास रक्षा सौदों में कमीशन खाने का रहा हो, वो परिवारवादी कभी भी देश को मजबूत नहीं कर सकते। जो लोग देश की सेनाओं की जरूरत को हमेशा नजरअंदाज करते रहे, वो परिवारवादी देश को मजबूत नहीं कर सकते। जिन लोगों का दिल देश में बम धमाके करने वाले आतंकियों के लिए धड़कता है, वो कभी देश को सशक्त नहीं बनाएंगे। भाई और बहनों, देश तभी ताकतवर होगा जब देश के राज्य ताकतवर होंगे, जब हमारा उत्तर प्रदेश ताकतवर होगा। लेकिन गैर परिवारवादियों का तो एक ही फॉर्मूला है, पैसा परिवार की तिजोरी में, कानून जेब में और जनता उनके पैरों पर। ये उत्तर प्रदेश को, देश को ताकतवर नहीं होने देंगे। ये तो समाज के कमजोर वर्गों पर गुंडाई करने वालों, माफियाओं को ताकत देते हैं। कबीर जी इनके लिए ही बहुत पहले कह गए थे, दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय। गरीब की इसी हाय ने 2014 में इनको झटक दिया, 2017 में पटक दिया, 2019 में साफ कर दिया और अब 2022 में तो अब इनको अपनी ही सीट बचाने के लाले पड़ गए, लाले। साथियों, आत्मनिर्भर भारत अभियान सिर्फ भाजपा सरकार का नहीं है, बल्कि एक एक देशवासी की जरूरत है। देश आत्मनिर्भर होगा तो नौजवानों, महिलाओं, किसानों, दलितों, पिछड़ों, शोषितों सभी को लाभ होगा। बहनों और भाइयों, पहले की सरकारों की जो नीतियां थी, उन्होंने विदेश से सामान मंगाने पर ही जोर दिया। इन लोगों को भारत का दूसरे देशों पर
निर्भर बने रहना अच्छा लगता है। उन्हें एक ही बात नजर आती है, कौन सी पता है? उनको एक ही बात नजर आती है, कमीशन, कटकी। इसलिए ये लोग कभी आत्मनिर्भर भारत की बात भी नहीं करते हैं। राष्ट्रभक्ति और परिवार भक्ति में यही फर्क होता है। भाई और बहनों, इन घोर परिवारवादियों ने दशकों तक हमारी सेना को भी पूरी तरह विदेशों पर निर्भर रखा। भारत के रक्षा उद्योग को बर्बाद कर दिया। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में ही बहुत बड़ा डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है। हमारे पास तेल के कुएं नहीं है। हम बहुत सारा कच्चा तेल बाहर से मंगाते हैं। लाखों करोड़ रुपए उस पर खर्च करते हैं। इन लोगों ने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि गन्ने की मदद से, गन्ने से ज्यादा इथेनॉल भी बनाया जा सकता है। उसे पेट्रोल में मिक्स किया जा सकता है। पहले लोग गन्ने से सिर्फ चीनी बनवाते रहे और नीतियां ऐसी बनाई कि चीनी मिले और गन्ना किसानों दोनों को सरकार की दया पर जीने के लिए मजबूर कर दिया। आज हमारी सरकार गन्ना किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए इथेनॉल प्लांट का बहुत बड़ा नेटवर्क तैयार कर रही है। यहां पिपराइच में जो डिस्टिलरी लगी है उसमें भी गन्ने से सैकड़ों लीटर इथेनॉल हर रोज बनेगा। गांव में जो गोबर होता है, शहरों में घरों से जो कचरा निकलता है, उससे भी बायोगैस बनाने के लिए आज देश में सैकड़ों बायोगैस प्लांट बनाए जा रहे हैं। खाद्य तेल में आत्मनिर्भरता के लिए हमने हजारों करोड़ रुपए का मिशन शुरू किया है। इसके तहत सरकार किसानों को तिलहन की पैदावार बढ़ाने के लिए मदद दे रही है। यानी हर साल जो लाखों करोड़ रुपए हम विदेश भेजने के लिए मजबूर है, वो हमारे ही किसानों की जेब में जाएंगे। कमीशन के लिए जीने वाले परिवारवादी किसान हित और राष्ट्र हित के ऐसे कदम कभी नहीं उठा सकते। आप याद रखिएगा साथियों, ये किसी जाति के नहीं होते, ये किसी समाज के नहीं होते। इनके लिए अपना स्वार्थ सबसे बड़ा है। ये कितने स्वार्थी हैं आप देखिए। 2017 में किनको साथ लेकर के घूमते थे, 2019 में
आते आते उनको छोड़ दिया, दूसरों का साथ लिया, फिर उनको छोड़ दिया, 2022 में नए साथी लेके आए। जो अपने साथियों को छोड़ देते हैं वो कभी आपका साथ करेंगे क्या? साथियों, ये गौर परिवारवादी जब सरकार में थे तो इन लोगों ने कैसे यूपी को लूटा है, इसका एक और उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। जब इन लेखा जोखा किया गया तो पता चला कि हजारों करोड़ रुपयों का कोई हिसाब ही नहीं है। रातों रात फर्जी कंपनियां बनाकर उन्हें सरकारी ठेके तो दे दिए गए, लेकिन वो पैसा खर्च कहां हुआ इसका कभी हिसाब नहीं दिया गया। हजारों करोड़ रुपए से इस क्षेत्र में कितने स्कूल बन सकते थे, गरीबों के कितने घर बन सकते थे, लेकिन ये गौर परिवारवादी सारे पैसे खाकर बैठ गए। साथियों, बस्ती समेत ये पूरा क्षेत्र जो कभी अपनी फैक्ट्रियां, मिलों के लिए जाना जाता था, उन पर ताले किसने लगाए भाई बहन? किसने ताले लगाए? ये बेरोजगार किसने किया? भाइयों बहनों, गन्ना किसानों को, बुनकरों को भी इन गौर परिवारवादियों ने बेहाल कर दिया था। योगी जी की सरकार ने मुंडेरवा पिपराइच चीनी मिल का तोहफा गन्ना किसानों को दिया है। एक जनपद एक उत्पाद जैसी योजनाओं के माध्यम से यहां के बुनकरों, यहां के कारीगरों को भाजपा सरकार नया विश्वास दे रही है। इस साल के बजट में केंद्र सरकार ने एक स्टेशन एक उत्पाद की घोषणा की है। इसके तहत हमारे बुनकरों, कारीगरों के सामान को बड़े मार्केट तक पहुंचाने के लिए रेलवे में विशेष सुविधाएं तैयार की जाएगी। भाइयों और बहनों, हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास के मंत्र पर चलते हुए हर गरीब को सशक्त कर रही है। जाति धर्म से ऊपर उठकर बढ़ाया है सम्मान, सबसे पहले गरीब कल्याण। इसी भावना के साथ हम काम कर रहे हैं। जब मेडिकल कॉलेज खुलते हैं, आईटीआई खुलती है, तो सबका विकास होता है। जब हम सिंचाई की दशकों पूरी योजनाओं को पूरा करते हैं तो सबका विकास होता है। जब हम गरीब को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देते हैं तो सबका विकास होता है। जब सरकार मुफ्त राशन देती है, जीवन बचाने वाला टीका मुफ्त लगाती है, तो ये सबका कल्याण होता है। भाइयों बहनों, आपका टीका लग गया? टीका लग गया? आपको एक भी रुपया देना पड़ा क्या?
कोई खर्चना करना पड़ा क्या? ये बिना भेदभाव को हुआ कि नहीं हुआ? बिना पक्षपात को हुआ कि नहीं हुआ? भाइयों बहनों, मेरे लिए इस देश का हर नागरिक मेरा अपना परिवार है। और इसीलिए बिना किसी भेदभाव, बिना पक्षपात सरकार गरीब को पक्की छत देती है, तो ये सबका विकास ही है। लेकिन गौर परिवारवादियों के लिए उनका अपना विकास, उनके परिवार का विकास यही सर्वोपरि है। इसलिए ये गरीब के हित में बनाई गई इन योजनाओं के खिलाफ है। ऐसे लोगों को सत्ता से हमेशा दूर रखना है। इसलिए आपको एकजुट होकर भाजपा, निषाद पार्टी और अपना दल के उम्मीदवारों के लिए भारी मतदान करना है। आपका हर एक वोट उत्तर प्रदेश को मजबूत बनाएगा, देश को नई ताकत देगा। याद रखिए, पहले मतदान फिर बाकी काम। भाइयों बहनों, मेरा एक काम करेंगे आप लोग। ऐसे नहीं, जोरे से बताइए। माताएं बहनें मेरा काम करेगी, नौजवान मेरा काम करेंगे, सारे किसान भाई मेरा काम करेंगे, पक्का करेंगे। तो देखिए, 3 तारीख के पहले हरेक के घर जाइए और उनको कहिए मोदी जी ने आपको प्रणाम भेजा है। ये काम करेंगे। हरेक के घर में मेरा प्रणाम पहुंचना चाहिए, मेरा नमस्ते पहुंचना चाहिए। पहुंचेगा ना? आप घर घर जाकर एनडीए को जिताने के लिए समझाएंगे, भाजपा को जिताने के लिए समझाएंगे, निषाद पार्टी को जिताने के लिए समझाएंगे, अपना दल को जिताने के लिए समझाएंगे। भाइयों बहनों, भारी मतदान करवाइए, सबको एनडीए के साथियों को जिताइए। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की।